हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, उनका तुल्य विद्युत भागबल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। और आज हमारा टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। इसको दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। या तो आप ये कहो कि सेलों का वह संयोजन जिसमें इनके धनाग्र एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और ऋणाग्र एक अन्य उभयनिष्ठ बिंदु पर संयोजित होते हैं, उसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि सेलों का वह संयोजन जिसमें, बेटा ये लाइन गलत होगी, सेलों का वह संयोजन जिसमें सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टता समान होती है। देखिए इस सेल की टर्मिनल वोल्टता V, इसकी V, इसे क्या कहेंगे? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो क्या है सेलों का समांतर क्रम संयोजन? दो परिभाषाएं। नंबर एक, सेलों का वह संयोजन जिसमें सभी सेलों की टर्मिनल वोल्टताएं V समान हो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अथवा सेलों का वह संयोजन जिसमें सभी सेलों के धनाग्र एक उभयनिष्ठ बिंदु पर और ऋणाग्र किसी अन्य उभयनिष्ठ बिंदु पर संयोजित होते हैं, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम इन सेलों का तुल्य विद्युत भागबल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य विद्युत भागबल क्या है कि संयोजन में जुड़े सभी सेल मिलकर कितनी इफेक्टिव ईएमएफ दे रहे हैं या मिलकर कुल कितना विद्युत भागबल सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? तुल्य विद्युत भागबल। और मिलकर कितना आंतरिक प्रतिरोध लगा रहे हैं, वो कहलाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। और वो जो सेल है उसे कहेंगे हम तुल्य सेल। ये सब सेल किसी एक सेल की बराबरी कर रहे हैं। तो देखिए इसका तुल्य परिपथ क्या हो जाएगा? इन सेलों की जगह हमारा एक ही सेल होगा, उसका विद्युत भाग कहेंगे तुल्य विद्युत भागबल इक्विवेलेंट। उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा उसको कहेंगे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट। और वही लोड हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट होगा और सर्किट में वही करंट कितनी आएगी? आई। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? हमें ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना दो सेल जिनके विद्युत भागबल E1 व E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है, लोड प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध R के साथ परिपथ चित्र अनुसार समांतर क्रम में संयोजित है। प्रथम सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा I1, दूसरे सेल से परिपथ में प्रवाहित धारा I2 एवं सेलों का उभयनिष्ठ टर्मिनल वोल्टता V है। इन सेलों का तुल्य विद्युत भागबल इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो इनका तुल्य परिपथ चित्र अनुसार होगा। अब हम क्या लेंगे? सेलों की टर्मिनल वोल्टता के समीकरण लिखें। किसकी? सेलों की टर्मिनल वोल्टता के। अब देखो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलो कितनी आएगी? वोल्टता दोनों की बराबर है V, तो हो जाएगा V। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? V बराबर E माइनस IR। तो देखो क्या होगी? E1 माइनस I1 और R1। दिस इम्प्लाई, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो इससे मान, या I1 R1 बराबर E1 माइनस V, या I1 बराबर E1 बटा R1 माइनस, या एक साथ लिख सकते हैं E1 माइनस V बटा R1। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? एक। इसी तरह से द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता भाई वो कितनी आएगी? बोलो V बराबर क्या आएगा? देखो E2 माइनस I2 R2। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो
तो क्या है बच्चों, इसको भी इसी तरह सॉल्व करें, या I2R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, या I2 बराबर E2 माइनस V बटा R2। समीकरण 2, परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा क्या, I बराबर क्या थी, I1 प्लस I2, इनको जोड़ो तो बोलो क्या होगा, I बराबर I1 की वैल्यू समीकरण 1 से रखें, E1 माइनस V बटा R1, और I2 का मान समीकरण 2 से रख दें तो E2 माइनस V बटा R2। ठीक, इसको हम ऐसे ब्रेक कर लें, तोड़ लें, E1 बटा R1 माइनस V बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस V बटा R2। ठीक, अब क्या करें बच्चों, ये जो E1 E2 वाले टर्म है उनको एक जगह रखें, और ये टर्मिनल वोल्टेज वाले टर्म है उनको एक जगह रखें, तो क्या हो जाएगा, I बराबर बोलो E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 माइनस कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करके ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो परिपथ की टोटल करंट I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कितना लघुत्तम आ गया आपका, R1 R2। अब R1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, R2, तो हो जाएगा E1 R2 प्लस ये हो जाएगा E2 R1 माइनस V, ये आपका लघुत्तम लेंगे तो R1 R2, और ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1, या I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V, इसको भी क्रम से लिख दें, R1 R2 R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक, ये समीकरण नंबर आ गया 3। ठीक है, अब देखिए यहां से लिखें, आपका क्या होगा, इक्वेशन से इसको मिटाते नीचे, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे हो कि सर हमें करना क्या है, देखिए ध्यान रखना है, श्रेणीक्रम संयोजन में शैलों से धारा समान होती है, अतः धारा का समीकरण निकालना है, और यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में टर्मिनल वोल्टता समान होती है, अतः टर्मिनल वोल्टता का मान निकालना है। ये ध्यान रखना है, परीक्षा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टर्मिनल वोल्टता का मान निकालें, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस I। अब ये जो V का मान मैंने कहा था, श्रेणीक्रम संयोजन में धारा समान, धारा का मान निकालो और सेल का धारा समीकरण लिखो, और समांतर क्रम संयोजन में टर्मिनल वोल्टता सेलों की समान होती है, अतः टर्मिनल वोल्टता का मान निकालो और तुल्य परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टता का मान रख दो, और दोनों समीकरणों की तुलना कर लो। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर ये गुणा करो तो ये उलट के गुणा होगा, तो R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा। चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2, और ये इधर जाएगा तो उलट के गुणा हो गया, क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, यहाँ भी गुणा हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, अब देखिए R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या गया, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये समीकरण नंबर 4 तो निकाल लिया हमने। तो ये आपका क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता। अब हम बात करेंगे तुल्य परिपथ की टर्मिनल वोल्टता निकालेंगे। यहाँ पर जो V बराबर आपका IR है, तो इस V की वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे, देखते हैं वो क्या थी। अब देखिए, संयोजन के तुल्य परिपथ से, संयोजन के
तुल्य परिपथ, इससे लो भाई 10 वोल्ट तक क्या होगी, सेल के पास कितनी वोल्टेज है, इक्विवेलेंट, आंतरिक प्रतिरोध पे कितनी खर्च करेगी, I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो बाहर कितनी आएगी V, तो 10 वोल्ट तक समीकरण पड़ा था, याद हो तो क्या था, V बराबर E माइनस आई आर, याद करो, तो क्या होगा V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये समीकरण नंबर हो गया 5। अब 4 और 5 की तुलना कर लो, वहां हमारे समीकरण में धारा के समीकरण लिए थे, यहाँ टर्मिनल वोल्टता के समीकरण ले लिए, तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर इसके क्या करें, कंपैरिजन करें, तो क्या होगा, देखो इक्विवेलेंट की V की जगह V, तो इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आ गया आपका तुल्य विद्युत वाहक बल दो सेलों के संयोजन का समीकरण नंबर 6। और R इक्विवेलेंट देखो, R इक्विवेलेंट आ गया, देखिए I की जगह I, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या आ गया आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। आगे देखिए बच्चों, देखिए आपको कुछ चीज याद आ जाएगी, इस समीकरण को हम ये जो साथ हुआ है लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको ये भी लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R1, या 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। याद है कुछ क्या, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो देखिए सेलों को जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो आपका तुल्य प्रतिरोध है वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के समान ही आ रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 3 सेल जोड़े तो 1/R3, इस तरह से आएगा। और ये क्या आपका E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब हम इसका जो रिजल्ट आया है, ये दोनों रिजल्ट आए हैं, इन पर डिस्कस करते हैं और ये देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन सेलों का कब आपका उपयोगी होता है और कब उपयोगी नहीं होता। तो देखो बच्चों, सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। और R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट क्या आया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। ये आपके क्या आ गए फॉर्मूले आ गए इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के। अब बात करें, ये आपका नंबर 1 और ये नंबर 2। अब देखिए नंबर फर्स्ट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा, इसमें इसका भाग दो, तो भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया और क्या आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन बोलो R1 R2। अब इसको तोड़ दे तो E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, तो देखो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो क्या आ गया इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन E1 R1 प्लस E2 R2, 3 सेल हो तो E3 R3, यदि n सेल हो तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 प्लस En अपॉन Rn। तो ये आपके तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध के अनुपातों के जोड़ के बराबर होगा समांतर क्रम संयोजन में। एक बात तो काम ये आई। दूसरा देखो,
यदि हमारे पास एक समान विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R के n, आपके देखो सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तो देखिए क्या होगा यहाँ पर E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ER प्लस ER अपॉन 2R, R प्लस R, ये हो गया 2ER अपॉन 2R। ठीक, तो क्या आया भाई, ये आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल, R से R तो क्या आया E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया E के। यदि आपके सेलों के विद्युत वाहक बल क्या रहे समान तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया E। अब देखिए R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा R गुणा R बटा R प्लस R स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया R बटा 2। यदि n सेल हो तो E इक्विवेलेंट तो आ जाएगा E और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R बटा n। कितना जाएगा R बटा n, क्यों आएगा देखिए 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटा R, 1 बटा R, 1 बटा R, कितनी बार आएगा n बार, तो 1 बटा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बटा R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बटा n। तो यदि हम n सेलों को कनेक्ट करें और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक कितना है E, तो तुल्य विद्युत वाहक कितना आ गया E और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आया R बटा n। तो फिर आपका जो सेल का धारा समीकरण है वो क्या हो जाएगा, सेल का धारा समीकरण हो जाएगा I बराबर बोलो E की जगह तुल्य विद्युत वाहक आ जाएगा E और आपका R इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा R बटा n और प्लस में कैपिटल R। समझ में आ गया। यदि n सेल जुड़े हों तो आपका तुल्य, देखिए तुल्य अपना ये था समीकरण I बराबर इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, ये आपका धारा समीकरण। इक्विवेलेंट जो सेल है उससे ये धारा मिलती है, तो इक्विवेलेंट की जगह रखा हमने E, R इक्विवेलेंट की जगह रखा R बटा n और R की जगह आपका एक्सटर्नल प्रतिरोध। और इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा देखो I बराबर n लघुत्तम, n यहाँ गुणा हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो NE अपॉन R प्लस NR। तो ये आपका एक समान n सेलों से के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त धारा का फॉर्मूला है। क्या है, एक समान n सेलों के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त धारा का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। स्थिति स्पष्ट है कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इज वेरी वेरी लेस देन NR, आपका लोड प्रतिरोध की तुलना में, ये मान लें आपके लोड प्रतिरोध R की तुलना में आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, R बहुत कम हो तो देखिए एक सेल से, जब एक सेल होता है तो समीकरण ये होता है, एक सेल की धारा क्या आएगी, एक सेल की धारा आएगी E बटा R प्लस R। और हम क्या करें, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है, तो उस कंडीशन में हम स्मॉल r को छोड़ देंगे, तो बराबर क्या आ जाएगी E बटा R। तो एक सेल से धारा क्या होगी E बटा R, और n सेलों के संयोजन से धारा, n सेलों के समांतर क्रम संयोजन से धारा वो ये नहीं देखो, तो I बराबर आपका क्या होगा, R फिर छूट गया तो क्या हो जाएगा NE बटा NR, n से n कैंसिल, E बटा R बराबर एक सेल से धारा। आया कुछ समझ में? अरे भाई जोड़ने से फायदा क्या हुआ, n जोड़े तब भी धारा वही E बटा R, अकेला सेल हो तब भी धारा E बटा R। अतः जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के कंपैरिजन में कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, तब ये संयोजन उपयोगी नहीं होता है। ठीक, कब उपयोगी नहीं होगा, जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध अल्प हो। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो,
देखिए बड़े हो, बहुत बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जब बहुत बड़ा हो तो आपका अब आर, कैपिटल आर को छोड़ेंगे तो एक सेल से धारा क्या आ जाएगी, ई बटा आर, और एन सेलों के समांतर संयोजन से धारा क्या आएगी। अब क्या छूटेगा बताओ, अब इस टर्म को छोड़ेंगे तो एन ई बटा आर बराबर हो जाएगा एन गुणा एक सेल से धारा। तो जब आंतरिक प्रतिरोध उच्च हो तो एन सेल जोड़ेंगे तो धारा एन गुणा प्राप्त होगी। तो आपका फिर उस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ये उपयोग हो जाए। तो समांतरक्रम संयोजन कब उपयोगी होता है, जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में उच्च हो। और श्रेणीक्रम संयोजन कब उपयोगी होता है, जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध की तुलना में अल्प हो। तो इस तरह से हमने सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन, समांतरक्रम संयोजन, इनके तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और इन कब कौन सा संयोजन उपयोगी रहेगा, उनसे संबंधित हमने बातें पढ़ ली हैं। अब हमारा ये चैप्टर एक क्लास का और है जिसमें हम विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।